हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जूरिस्ट सारथी। आज हम डील कर रहे हैं कोर्ट फीस एक्ट की क्लास 2, जिसमें हम डील करेंगे चैप्टर नंबर 3। देखो, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा कि मोड ऑफ लैविंग फीस, फीस कैसे लगेगी। लेकिन हमारे मन में सवाल ये रहता है कि भाई हम फीस दे कितनी। भाई आपने तो ये बता दिया कि हमारी फीस जो है वो स्टैम्प के थ्रू लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के थ्रू, लेकिन हम फीस दे कैसे, हमारी फीस कैलकुलेट कैसे होगी, क्या अमाउंट हमको पे करना है, किस बेसिस पे पे करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको देता है चैप्टर नंबर 3, जिसका सेक्शन नंबर 7 बात करता है कि हम फीस को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो, आज हम जो डील कर रहे हैं ना, वो क्या डील कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 डील कर रहे हैं। क्या डील कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का है सेक्शन नंबर 6। अगर मैं आपसे बात करूं, हमने जो भी पढ़ा, कौन सा सेक्शन पढ़ा, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर हमने 4 में क्या पढ़ा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट हम हाई कोर्ट के सामने फाइल करने जा रहे हैं, चाहे उसके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन हो, किसमें, तो हमने क्या बोला कि आपको एज पर द शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में जो भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको फीस तो पे करनी ही पड़ेगी। अगर आप फीस पे नहीं करोगे तो क्या होगा, आप फाइल कर ही नहीं सकते, रिसीव कर ही नहीं सकते कोई भी डॉक्यूमेंट। सेम चीज ये किसके लिए बोल रहा है, सेम चीज ये बोल रहा है फीस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फाइल इन मुनिसिपल कोर्ट्स और इन द पब्लिक ऑफिसेस। अगर कोई पब्लिक ऑफिस है, कोई मुनिसिपल ऑफिस है, कोर्ट्स है, तो उनके लिए भी सेम चीज अप्लाई होगी। आप कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जिबिट नहीं कर सकते, रिसीव नहीं कर सकते। इन्होंने क्या बोला है, क्यों नहीं कर सकते, आपको रिक्वायर्ड कोर्ट फीस पे करनी ही पड़ेगी। देखो, सेक्शन 6 व्हाट सेइंग, फीस ऑन द डॉक्यूमेंट filed in the municipal courts and the public offices। ठीक है, नो डॉक्यूमेंट, क्या बोल रहा है, नो डॉक्यूमेंट फाइल होगा, एग्जिबिट होगा, रिकॉर्ड होगा या रिसीव होगा। क्यों, जब तक कि आप प्रॉपर कोर्ट फीस पे नहीं करोगे एज पर दी शेड्यूल। बस हमको इतना ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सेक्शन नंबर 4 हमें क्या बताता है, सेक्शन नंबर 4 बताता है डॉक्यूमेंट्स फाइल इन द हाई कोर्ट, एंड अगेन सेक्शन नंबर 6 क्या बताता है, डॉक्यूमेंट फाइल इन द म्युनिसिपल कोर्ट्स एंड द पब्लिक ऑफिसेस। कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, फाइल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आपको रिक्वायर्ड कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी। दैट्स इट। अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था और इस वाली क्लास में भी बता दिया सेम चीज। क्या बता दिया आपको, ये बता दिया कि भैया चैप्टर नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, जिसमें आपका सेक्शन नंबर 7 इज द मोस्ट IMP। ठीक है, अब देखो, इसमें जो चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर जो 7 है, उसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या बोलता है, कंप्यूटेशन ऑफ फीस पेबल इन सर्टेन सूट, मतलब कुछ सूट्स में फीस कैसे कैलकुलेट होगी। देखो, यहाँ पे सेक्शन नंबर 7 बोलता है कि फीस कैसे कैलकुलेट होगी, लेकिन सेक्शन नंबर 19 क्या बोलता है कि आपको फीस देनी ही नहीं है, एग्जम्पशन है। तो ध्यान रखना, कैलकुलेट के बारे में बात करी गई है तो सेक्शन नंबर 7, एग्जम्पशन की बात करी गई है तो सेक्शन नंबर 19। अब आता है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 आपका बोलता है कंप्यूटेशन ऑफ द फीस पेबल इन द सर्टेन सूट। हम बात करेंगे इसकी। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ फीस का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ द फीस, कि आप पर्टिकुलर चीजों पे कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसमें सबसे पहले अगर आप मेरे साथ ये फ्लो चार्ट देखोगे तो आपको चीजें इजिली क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि फॉर दी सूट फॉर दी मनी, किसके लिए बात करिए, सूट फॉर दी मनी, डैमेजेस, कंपनसेशन, मेंटेनेंस, एन्युटीज एक्सेट्रा, इन पे हम कैसे फीस कैलकुलेट करेंगे। तो उन्होंने बोला अमाउंट क्लेम, जो भी अमाउंट होगा, सपोज आपने कंपनसेशन 50,000 की कंपनसेशन लेना है हमें, या 50,000 का जो भी आपका डैमेजेस हुआ उसके लिए आपने सूट फाइल करा है, तो आप फीस कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उन्होंने बोला आपने जितने के लिए डैमेजेस फाइल किया, आपने 1 लाख के लिए डैमेजेस फाइल करा, ठीक है भैया, आपकी जो फीस कैलकुलेट होगी वो किस बेसिस पे होगी, इस बेसिस पे होगी, इस 1 लाख के बेसिस पे आपकी फीस जो है कैलकुलेट होगी। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला, दूसरा पॉइंट क्या बोला, दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला सूट फॉर द मेंटेनेंस, एन्युटीज, ठीक है, अदर देन द सम पेबल पीरियोडिकली। ध्यान रखना, इन्होंने क्या बोला, सूट फॉर द मेंटेनेंस एंड एन्युटीज, इस पे कैसे होगा, इन्होंने बोला 10 टाइम्स ऑफ द अमाउंट क्लेम। क्या बोला है, 10 टाइम्स ऑफ द अमाउंट क्लेम। सपोज एक वाइफ ने मेंटेनेंस क्लेम किया है, ठीक है, किस पे, अपने हस्बैंड पे, और क्या बोला कि मुझे कितना मेंटेनेंस चाहिए, सपोज
5,000 रुपए महीना मेंटेनेंस चाहिए, या हम समझ लो 1,000 रुपए महीना मेंटेनेंस चाहिए। अब इन्होंने बोला कि हम कैसे क्लेम करेंगे, तो इन्होंने बोला 10 टाइम्स ऑफ द जो भी 1 ईयर में अमाउंट पेबल है। अब जैसे इसने दिया 1,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने के जो भी 12,000, तो 12,000 पे 10 टाइम्स 12,000 के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी जो है कोर्ट फीस पेबल होगी। इन्होंने बोला सम पेबल पीरियोडिकली, ठीक है। अब 1 में हमने क्या पढ़ा, अगेन रिकॉल करते, फॉर दी मनी हमने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द डैमेजेस कंपनसेशन, जो अमाउंट क्लेम किया है। अगेन मेंटेनेंस एन्युटीज इन्होंने बता दिया क्या, 10 टाइम्स ऑफ दी पेबल, ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ दी अमाउंट क्लेम, क्या बोला है, 10 टाइम्स ऑफ दी अमाउंट क्लेम। अब आते हैं हम हमारे तीसरे वाले पार्ट पे। थर्ड इन्होंने क्या बोला, सूट ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग मार्केट वैल्यू, ठीक है। थर्ड इन्होंने क्या बोला, सूट ऑन दी मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग मार्केट वैल्यू, अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और उसकी मार्केट वैल्यू है तो जो भी उसकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फीस कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आज जो मेरी कार की वैल्यू है 5 लाख है, तो मेरी जो वैल्यू है कार की जो 5 लाख, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, फीस कैलकुलेट करेंगे। सच वैल्यू एट टाइम एट प्रेजेंट जो मार्केट में उसकी वैल्यू, उसके बेसिस पे हम जो है फीस कैलकुलेट करेंगे। अगेन हम फिर से रिकॉल करते हैं, क्योंकि सेक्शन नंबर 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक हम उसको बार बार रिकॉल नहीं करेंगे हमको याद नहीं होगा। 1 हमने बात करी फॉर दी मनी पर्पस, क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू अमाउंट क्लेम। मेंटेनेंस एंड एन्युटीज हमने क्या बोला, 10 टाइम्स ऑफ दी अमाउंट क्लेम। थर्ड क्या बात कर रहा है हमसे, थर्ड बात कर रहा है सूट ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग मार्केट वैल्यू, जिसकी मार्केट वैल्यू है तो जो मार्केट वैल्यू है उसके बेसिस पे क्लेम होगा। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो क्या, भाई कई बार क्या होता है कि हमको हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं पता या हमने कभी देखा नहीं, तो हम किसके बेसिस पे फाइल करेंगे, टाइटल डीड्स। और जो टाइटल डीड के बेसिस पे, या कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉपर्टी का मतलब हम वो नहीं लगा सकते, असर्टेन अमाउंट फिक्स नहीं कर पाते, तो फिर हम क्या करेंगे, उस टाइटल डीड के बेसिस पे जो भी अमाउंट है, जो भी आपने लिखा है उसके बेसिस पे हम जो क्लेम करेंगे। डिपेंड्स, और ये किस पे डिपेंड होगा, ये डिपेंड होगा द नेचर ऑफ द केस और अकॉर्डिंग टू द टाइटल डीड। देखो हैविंग मार्केट वैल्यू तो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, बट नई मार्केट वैल्यू तो डॉक्यूमेंट जो भी आपके हैं उसके अकॉर्डिंग। अब इन्होंने बोला जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है अगर, ठीक है, अगर कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है या डिक्लेरेटरी डिक्री है विद कॉन्सिक्वेशनल, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में आपका जो भी शेयर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। डिक्लेरेटरी डिक्री विद कॉन्सिक्वेशनल डिक्री, डिक्लेरेटरी डिक्री विद कॉन्सिक्वेशनल रिलीफ क्या होता है कि जहां पे आपने टाइटल तो डिक्लेयर करा लिया लेकिन साथ साथ आप प्रॉपर्टी भी मांग रहे हो, तो दोनों चीजें आ गई, डिक्लेरेटरी डिक्री विद कॉन्सिक्वेशनल रिलीफ, ठीक है। इंजंक्शन, ईजमेंट एंड अकाउंट, इन सब के लिए इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रिलीफ सॉल्व, मतलब वैल्यू ऑफ जो भी आपने अमाउंट क्लेम किया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करेगी, कोर्ट फीस कैलकुलेट होगी। तो ध्यान रखना है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, डिक्लेरेटरी डिक्री विद कॉन्सिक्वेशनल रिलीफ, इंजंक्शन, ईजमेंट एंड अकाउंट। अब देखो फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली में आपके 3 भाई हैं और तीनों भाइयों का हिस्सा है, तो आपका जो हिस्सा है वो कितना है कि आपको 50,000 रुपीज मिलेगी, तो आपकी कोर्ट फीस कैसे कैलकुलेट होगी, उस 50,000 पे आपकी कोर्ट फीस कैलकुलेट होगी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, फॉर पोजीशन ऑफ लैंड। देखो पोजीशन ऑफ लैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पोजीशन ऑफ लैंड में क्या बोला कि अगर लैंड रेवेन्यू पेबल है, ठीक है, अगर कोई लैंड रेवेन्यू है या कोई लैंड है जो कि परमानेंटली सेटल्ड नहीं है, यहाँ पे परमानेंटली सेटल्ड और लैंड रेवेन्यू इज परमानेंटली सेटल्ड, अगर कोई लैंड रेवेन्यू या कोई लैंड की रेवेन्यू जो है वो परमानेंटली सेटल्ड है तो क्या होगा, भाई परमानेंटली सेटल्ड है तो अच्छी बात है, जो भी आपका एनुअल रेवेन्यू आता है उसका 10% हमारी कोर्ट फीस दे दो। सपोज आपका एनुअल रेवेन्यू आता है 2,000 रुपए, ठीक है, 2,000 रुपए आता है आपका एनुअल रेवेन्यू, तो एनुअल रेवेन्यू अगर 2,000 आता है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो हमारी कोर्ट फीस होगी, दैट्स इट। फिर उन्होंने क्या बोला, अगर परमानेंटली सेटल्ड नहीं है तो 5% के हिसाब से, अगर परमानेंटली सेटल्ड है तो 10% के हिसाब से, लेकिन अगर कोई लैंड रेवेन्यू परमानेंटली सेटल नहीं है तो हमको 5 टाइम्स ऑफ द एनुअल रेवेन्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये चीज हमको ध्यान रखनी है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर कोई लैंड रेवेन्यू परमानेंटली सेटल्ड है तो 10%, अगर कोई परमानेंटली सेटल्ड नहीं है तो 5 टाइम्स ऑफ द एनुअल रेवेन्यू, ठीक है। अब बात करते हैं हम पार्शियली एग्जम्पशन
और हैज पेड द फिक्स चार्ज। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कोई लाइन को पार्शियली एग्जाम कर दिया जाता है, कैसे, बाय द गवर्नमेंट, क्या आपको इतनी इतनी जो भी जगह है आपकी उसको उसका रेंट पे नहीं करना है और कुछ फिक्स कर लिया जाता है कि आपको इतना देना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 15 टाइम्स ऑफ द नेट प्रॉफिट। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, 15 टाइम्स ऑफ द नेट प्रॉफिट। अब सपोज आपका 15 टाइम्स ऑफ द नेट प्रॉफिट जो भी प्रीवियस ईयर आया, जैसे अगर आपको प्रीवियस ईयर 24,000 का फायदा हुआ, ठीक है, तो 24,000 का फायदा हुआ तो आप कोर्ट फीस कैसे कैलकुलेट करोगे, 15 टाइम्स से कोर्ट फीस कैलकुलेट करोगे। बट अगर आपने कोई प्रॉफिट अर्न ही नहीं करा, तो फिर क्या होगा, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी आपकी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, उस बेसिस पे क्लेम किया जाता है। ध्यान रखना क्या बोला है, अगर लाइन पार्शियली एग्जम्प्टेड है, ठीक है, और हमने कुछ फिक्स करके रखा है, तो 15 टाइम्स आपको जो भी नेट प्रॉफिट मिल रहा है, और ये किसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर। बट अगर कोई है ही नहीं तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी क्लेम। अब आता है कोई सेपरेटली, अगर आपका कोई लैंड है जो सेपरेटली असेस्ड नहीं है, जॉइंटली है, तो फिर क्या होगा, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी उस पे बेस्ड होगा। किस पे बेस्ड होगा, जो भी आपकी मार्केट वैल्यू होगी उस पे बेस्ड होगा। अब आते हैं हम किसके, फॉर हाउसेस एंड गार्डन, सेम चीज, अगर कोई हाउस है कोई गार्डन है तो उसके लिए भी सेम बोला है, फॉर दी मार्केट वैल्यू, जो भी मार्केट वैल्यू उस टाइम पे उस हाउस की उस गार्डन की वो। उसके बाद आता है प्रीएम्पशन, जो भी प्रीएम्पशन का राइट है, प्रीएम्पशन के राइट पे इन्होंने क्या बोला कि हमने जो पैरा 5 में जो कंप्यूटेशन किया है सेम उसी के अकॉर्डिंग, हमने जो पैरा 5 में कंप्यूटेशन किया है उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द असाइनी। असाइनी कौन होता है, जो भी आपके लैंड रेवेन्यू पे इंटरेस्ट कलेक्ट करता है वो होता है आपका असाइनी, जो भी प्रॉफिट कलेक्ट करता है। तो उन्होंने क्या बोला, फॉर इंटरेस्ट ऑफ असाइनी 15 टाइम्स ऑफ द नेट प्रॉफिट। क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑफ असाइनी 15 टाइम्स ऑफ द नेट प्रॉफिट। अब देखो, अगर मैं प्रीवियस वाली स्लाइड खोलूं तो हमने कहां पे देखा 15 टाइम्स ऑफ द, अगर कोई लाइन पार्शियली एग्जम्प्ट है तो हम इसके साथ इसको मर्ज कर सकते हैं। अगर कोई लाइन पार्शियली एग्जम्प्टेड है, ठीक है, तो उसके लिए 15 टाइम्स ऑफ द नेट प्रॉफिट। अगर कोई इंटरेस्ट ऑफ असाइनी है तो उसके लिए भी क्या बोला है, 15 टाइम्स ऑफ द नेट प्रॉफिट। अब आता है रिडम्पशन और फोरक्लोजर के लिए, किसके लिए, रिडम्पशन और फोरक्लोज के लिए। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे हम फीस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रिडम्पशन और फोरक्लोजर दोनों डिफरेंट चीज है। रिडम्पशन करना मतलब हमने जो चीज गिरवे रखी है उसको छुड़वाना, और फोरक्लोजर की बात करी गई यहाँ पे। तो इन्होंने क्या बोला, फॉर रिडम्पशन एंड फोरक्लोजर क्या होगा, जो भी प्रिंसिपल मनी है, जो भी प्रिंसिपल मनी है वो उस पे अमाउंट जो है क्लेम होगा। सपोज अगर आपने कोई प्रॉपर्टी इस पे 10,000 में गिरवे रखी थी, ठीक है, और अब अगर आपको सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, किस बेसिस पे सूट लाओगे, इस 10,000 के बेसिस पे लाओगे, तो फीस भी किस पे लगेगी, इस पे लगेगी। क्लियर है। अब आता है आपका सूट फॉर द स्पेसिफिक, देखो इसके पहले एक अटैचमेंट का भी है। अटैचमेंट जो भी जितनी भी अमाउंट पे प्रॉपर्टी अटैच हुई है उतना पेबल होगा। अब इन्होंने बोला फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्या बोला है, फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो भी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो भी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन है हम कोर्ट फीस उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। मॉर्गेज में जो भी वैल्यू पे आपने सिक्योर किया है उस पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज अकॉर्डिंग टू द एग्रीगेट अमाउंट, जो भी एग्रीगेट अमाउंट है उस पे, एंड अवार्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, या तो कोई वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है उस पे, या फिर जो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट क्लेम। दो चीजें ध्यान रखना, अवार्ड के लिए उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट क्लेम, या फिर जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है उस पे। ठीक है, अगेन मैं बोल रही हूँ फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्होंने 4 चीजें बोली है। आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि कंसिडरेशन वाला पॉइंट कहाँ देके रखा है, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर देके रखा है। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया था कि कौन से नंबर पे जो है वो देके रखा है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे क्या है, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, मॉर्गेज पे क्या बोला है, जो भी वैल्यू सिक्योर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज पे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द एग्रीगेट अमाउंट, एंड अवार्ड पे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट जो कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट पे है। अब आते हैं हम बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि जो भी रेंट पेबल है पिछले साल, इमीडिएटली प्रीसीडिंग मतलब जस्ट पिछले साल, उसके बेसिस पे हम जो है क्या करेंगे, कोर्ट फीस कैलकुलेट करेंगे। फॉर द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट हमको ये ध्यान रखना है कि रेंट पेबल इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर,
ठीक है, इसमें आपको एग्जैक्टमेंट भी मिल जाएगा। इस लैंडलॉर्ड और टेनेंट के जस्ट 4 पॉइंट है, उनको हम बस गो थ्रू करेंगे, लेकिन हमसे यही पूछते हैं कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बेसिस पे फीस कैसे कैलकुलेट होगी, तो हमको ये देखना है कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। अब आते हैं हम हमारे बैग पे। देखो क्या बोल रहा है कि फीस कैसे कैलकुलेट होते हैं। हमने क्या क्या पॉइंट्स देखा, हमने देखा कि हमने क्या देखा, फॉर मनी अमाउंट क्लेम फॉर मेंटेनेंस एंड एन्युटीज 10 टाइम्स ऑफ द अमाउंट पेएबल इन अ ईयर, ठीक है। और क्या देखा हमने, फॉर अदर मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग मार्केट वैल्यू, तो जो मार्केट वैल्यू जिस टाइम पे आप प्लान प्रेजेंट कर रहे हो वो मूवेबल प्रॉपर्टी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, तो डॉक्यूमेंट जो भी आपके टाइटल डीड से रिलेटेड है वो, ठीक है। अगर ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, डिक्लेरेटरी डिक्री, इंजंक्शन, अकाउंट्स, इन सब पे हमने बोला वैल्यू ऑफ रिलीफ जो भी है। फिर हमने लैंड से रिलेटेड मैटर को भी पढ़ा, अगर असेस्ड है, परमानेंटली सेटल्ड है तो 10 टाइम्स, परमानेंटली सेटल्ड नहीं है तो 5 टाइम्स, पार्शियली एग्जम्प्टेड है तो 15 टाइम्स, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके सारे पार्ट को करा। अगर सेपरेटली असेस्ड है तो जो भी अमाउंट क्लेम है उस बेसिस पे। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा हाउसेज एंड गार्डन्स के लिए, तो हाउसेज एंड गार्डन्स के लिए हमने क्या देखा, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू है वो देखी। फिर हमने देखा प्रियम्पशन के लिए, तो हमको इन्होंने बता दिया कि क्या बता दिया, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ 5 में जो भी हमने कैलकुलेट करा। फॉर इंटरेस्ट ऑफ असाइनी और लैंड रेवेन्यू क्या बोलता है। अब देखो यहाँ पे डाउट होगा पैराग्राफ 5 क्या, तो मैं आपको बता दूं पैराग्राफ 5 क्या। पैराग्राफ 5 जो हमने अभी लैंड से रिलेटेड पढ़ा वही, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, फॉर इंटरेस्ट ऑफ असाइनी भी आपको मैंने बता दिया, क्योंकि अभी हमने लैंड रेवेन्यू के 4 पॉइंट पढ़े हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। अटैचमेंट के लिए भी बता दिया कि जो प्रॉपर्टी जिस अमाउंट पे अटैच करी गई वो अटैचमेंट। लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लैंड, जो भी आपने अटैच करा, लैंड अटैच करी तो लैंड की जितनी वैल्यू होगी उस बेसिस के अकॉर्डिंग पे। रिडम्पशन और इनका भी बता दिया, जो भी प्रिंसिपल मनी है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी हो गया, एंड लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट भी हो गया। देखो क्या बोला है, रिकवरी ऑफ इमूवेबल इंक्लूडिंग द होल्डिंग ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ टेनेंसी, और जो भी आपका मैंने बता दिया प्रीसीडिंग ईयर पे जो भी है। अब आएंगे हम इसके, ये देखो क्या बोला है, पेबल नेक्स्ट बिफोर द डेट ऑफ प्रेजेंटिंग ईयर, मतलब प्रीसीडिंग ईयर। अब आता है हमारे सेक्शन नंबर 8 पे। सेक्शन नंबर 8 क्या बोलते हैं, फीस ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर रिलेटेड टू द कंपनसेशन। मेमोरेंडम ऑफ अपील पे कितनी फीस होगी और वो ऑर्डर किसके अगेंस्ट था, कंपनसेशन के ऑर्डर के। तो उन्होंने क्या बोला, फीस ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट द ऑर्डर रिलेटिंग टू द कंपनसेशन। अब क्या होगा भैया, इन्होंने क्या बोला है वो सुनते हैं पहले। द अमाउंट ऑफ फीस पेएबल फॉर अ मेमोरेंडम ऑफ अपील against the order relating to the compensation under this act for the time being forced the land acquisition for public purpose shall be computed according to the difference between amount awarded and the amount claimed by the। देखो पहली चीज हमको क्या बोला है कि लैंड एक्विजिशन फॉर द पब्लिक पर्पस। इससे ये क्लियर हो गया कि हमारी जो भी लैंड है वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली और उसके बदले में हमको कोई कंपनसेशन दिया, ठीक है। सपोज मेरी जो ये प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये बिल्कुल मेन मार्केट में है। अब मुझे पता है कि मेरी प्रॉपर्टी के वैल्यू समथिंग 50 लाख है, ठीक है। मेरी ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे क्या दे दिए, 40 लाख रुपए दे दिए और मुझे समझा दे कि हमने आपको कंपनसेशन दे ली। अब मैं इस कंपनसेशन से सेटिस्फाई नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है, तो मैं क्या करती हूँ, अपील फाइल करती हूँ फॉर दिस। तो इसके लिए जो भी अमाउंट है उसके लिए हम क्या करते हैं, फीस कैलकुलेट करते हैं। तो किस बेसिस पे फीस कैलकुलेट करते हैं, तो उन्होंने बोला डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट अवॉर्डेड एंड अमाउंट क्लेम। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, उस पे हम क्या करते हैं, कोर्ट फीस लगाते हैं। अब आता है आपका सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 9 सिर्फ एक चीज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो देखो यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा होगा इशू ऑफ कमीशन, इसको हाईलाइट कर ले या कुछ भी कर ले, इशू ऑफ कमीशन, या इसके बैरे के हेडर के ऊपर लिख दे इशू ऑफ कमीशन, क्योंकि यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते थे कि इशू ऑफ कमीशन, कब इशू ऑफ कमीशन होती है। देखो क्या बोला, पावर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट
और द मार्केट वैल्यू, जब हमको नेट प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू अश्योर करना है, ठीक है, तो क्या बोला है, कोर्ट क्या करेगी, फॉर द पर्पस कमीशन इशू कर लेगी। अब कैसे इसको समझते हैं, इफ द कोर्ट सीज रीजन टू थिंक दैट एनुअल नेट प्रॉफिट और द मार्केट वैल्यू ऑफ सच लैंड हाउसेस गार्डन, जो कि मेंशन है पैराग्राफ 5 में, अगर कोर्ट को लगता है, क्या लगता है, ठीक है, दैट द एनुअल नेट प्रॉफिट और द मार्केट, दैट द annual net profit or the market value of any such land, house, garden, जो कि मेंशन है सेक्शन नंबर 7 में, हमने उसको रॉन्गली एस्टिमेट कर लिया है द कोर्ट में फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग फीस। तो कोर्ट क्या करेगी, उस फीस को कंप्यूट करने के लिए कोर्ट में, यहाँ पे शल नहीं यानी कि डिस्क्रिप्शन है, तो क्या करेगी, क्या करेगी, कोर्ट पेएबल इशू करेगी कमीशन, क्या करेगी, कमीशन इशू करेगी फॉर डायरेक्टिंग हिम टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन। और किस पर्पस के लिए करेगी, इन्वेस्टिगेशन के लिए। भाई ये सीधा सा बोल रहा है, अगर कोर्ट को लगता है कि जो भी पैराग्राफ 7 में पॉइंट्स देके रखे हैं, हमने क्या करा, उसको रॉन्गली एस्टिमेट करा है, तो हम क्या करेंगे, इशू करेंगे कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 10 की। सेक्शन नंबर 10 जो है वो इसी का कंटिन्यू है, किसका, सेक्शन नंबर 9 का। भाई सेक्शन नंबर 9 बोलता है कि हम इशू करेंगे कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो सेक्शन नंबर 10 क्या बोल देता है कि प्रोसीजर क्या होगा। भाई आपने कमीशन इशू करी, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, तो प्रोसीजर ये बताता है, प्रोसीजर वेयर नेट प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू रॉन्गली एस्टिमेटेड। अब देखो क्या बोला है, if in the result of any such investigation, अगर उस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट कोर्ट को लगता है कि नेट प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू रॉन्गली एस्टिमेट कर दी, क्या लगता है, उसके रिजल्ट पे हमको ये लगता है कि हमने रॉन्गली में एस्टिमेट कर दी, तो इफ द एस्टिमेशन हैज बीन एक्सेसिव, अगर एस्टिमेशन एक्सेसिव है तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे, चाहे तो वो रिफंड कर सकती है, चाहे तो नहीं कर सकती। अगेन यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर एक्सेसिव है तो क्या मैंडेटरी है फीस पे करना, उठा ले, अगर एक्सेसिव है तो क्या ये मैंडेटरी है, ठीक है, क्या बोला है, अगर एक्सेसिव है तो क्या मैंडेटरी नहीं, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन पावर है, ठीक है, बट एक्सेस फीस पेड, पर अगर एक्सेस फी पे कर दी है तो क्या होगा, ठीक है, देखो क्या बोला, इफ द एस्टिमेशन हैज बीन एक्सेसिव, तो ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होगा, वो चाहे तो रिफंड कर सकता है पर रिफंड नहीं कर सकता। बट इफ द एस्टिमेशन हैज बीन इनसफिशिएंट, लेकिन अगर एस्टिमेशन इनसफिशिएंट है, एक्सेसिव की बात कर ली, एक्सेसिव में उन्होंने क्लियर बोल दिया, अगर एक्सेसिव है तो हमारी इच्छा हम देंगे या तो नहीं देंगे, लेकिन अगर इनसफिशिएंट तो हम आपसे लेंगे ही लेंगे, अगर आप नहीं दोगे तो फिर हम वहां तक के लिए क्या कर देंगे, स्टे लगा देंगे। इन्होंने बोला इफ द एस्टिमेशन हैज बीन इनसफिशिएंट द कोर्ट शैल रिक्वायर प्लेंटिफ कि वो एडिशनल फीस पे करेगा एंड स्टेट मार्केट वैल्यू ऑफ नॉट, ठीक है, बट इन सच अ केसेस शैल बी स्टेड अंटिल, और ये तब तक स्टे रहेगा जब तक आप एडिशनल फीस नहीं पे करोगे, अगर आप करते ही नहीं तो क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। इतनी सी बात बोलता है आपका सेक्शन नंबर 10। अब आता है आपका सेक्शन नंबर 11, जिसको हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 11 क्या बोलता है, इसको बैरक से मत जाना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें इन्होंने सीधा सा बोल दिया, अगर कोई प्लांटिफ फाइल करता है सूट फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट या मीन प्रॉफिट या और अकाउंट पे, तो हम क्या करेंगे, कोर्ट फीस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू, तो जो भी उसका अमाउंट है उस पे बेसिस पे क्लेम करोगे। लेकिन दूसरा पॉइंट इसका क्या बोलता है वो सुनो, बट अगर कोर्ट ने पास कर दी डिक्री, बट अगर कोर्ट ने पास कर दी डिक्री, ठीक है, और जो डिग्री पास करी उसका अमाउंट एक्सीड है, ठीक है, मतलब हमने जो है मैंने प्रॉफिट क्लेम करा था कितने के लिए, 70,000 के लिए, और कोर्ट ने जो है वो डिग्री पास कर दी 1 लाख की, बट ऑब्वियसली डिग्री का अमाउंट एक्सीड हो गया जो भी अमाउंट हमने क्लेम करा था, तो क्या होगा, एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी आपको, क्या करना पड़ेगा, एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं पे करी तो आपकी एग्जीक्यूशन की जो भी प्रोसीडिंग थी वो पॉज हो जाएगी, अगर आपने पे कर दी तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग कंटिन्यू हो जाएगी। सेम चीज आपको मीन प्रॉफिट के लिए भी अप्लाई करी, इसमें आपको यही बोला है, क्या बोला है कि अगर डिग्री का अमाउंट एक्सीड कर जाता है जो भी अमाउंट क्लेम है फॉर द मैसने प्रॉफिट ऑल्सो, तो क्या बोला है, आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप एडिशनल फीस पे नहीं करते हो तो आपके एग्जीक्यूशन जो है वो पॉज हो जाएगा। ये बात करता है आपका
सेक्शन नंबर 11। तो आज की क्लास बस यहीं तक। इन द नेक्स्ट क्लास हम डील करेंगे रिफंड वाले पार्ट से एंड योर चैप्टर नंबर 4। थैंक यू।